नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी की खास पेशकश मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम इस बार बात करने जा रहे हैं नोटबंदी को लेकर देश में बाजारों पर क्या रहा असर, आखिरकार क्यों है आम जनता परेशान और हैरान, और कैसे हो रहा है विरोध और कौन लोग कर रहे हैं इसका समर्थन। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन देखते हैं एक बार नोटबंदी का बाजारों पर कैसा रहा असर। 1000 का नोट बंद। अब बैंकों में नहीं बदलेंगे पुराने नोट। 15 दिसंबर तक चलेगा 500 का नोट। जरूरी सेवाओं में चलेगा नोट। 1000 और 500 के नोट होंगे बैंकों में जमा। देश से ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को वापस लेने का जो कदम उठाया है, उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही 50 दिन में लगभग 1,28,000 करोड़ रुपए आ रही है। यह अनुमान है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन का। यह सच भी है, क्योंकि देश भर में नोटबंदी को लेकर जनता में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। जो लोग सरकार समर्थित हैं, वो भी परेशान जरूर हैं, लेकिन बस कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन करते नजर आ जाएंगे। CMIE की रिपोर्ट को माना जाए तो मंडियों में कामकाज घट गया है। मॉल्स में लोगों की आवाजाही कम होने लगी है। रेस्तरां का कारोबार घटने लगा है और फैक्ट्रियों में कामकाज ठप होने की लगातार आ रही रिपोर्ट्स निराशाजनक तस्वीर बना रही है। ये सब बाजार से कैश को अचानक निकाल लेने के कारण हो रहा है। CMIE ने कहा कि इस नोटबंदी का सबसे बड़ा खामियाजा कंपनियों और कारोबारियों को उठाना पड़ रहा है। इस कदम का तात्कालिक प्रभाव 61,500 करोड़ रुपए का हो सकता है, जो डीमोनेटाइजेशन की कुल लागत का 48% है। लोगों ने बुनियादी चीजों से इतर वस्तुओं पर जो खर्च घटाया है, उसका कंपनियों और कारोबार पर कितना सीधा असर होगा। 50 दिनों की अवधि में अकेले यही 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत है। बैंकों पर अब भी लोगों की लाइनें कम नहीं हुई हैं। पहले लाइनें नोट बदलने वालों की थी, अब नोट जमा कराने और निकलवाने वालों की है। बैंकों में जो हो रहा है, वो भी सब छन छन कर बाहर आ रहा है। माना जा रहा है कि पुराने नोटों की अदला बदली सब मोटे कमीशन पर हो रही है। शुक्रवार को दिल्ली में 3.5 करोड़ की नई करेंसी पकड़े जाना, रोजाना कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें आ रही हैं, जिससे बैंक कर्मी भी दूध के धुले नहीं लग रहे। क्योंकि जब नए नोट दिए ही लिमिटेड हों, तो फिर इतनी रकम कहां से बाजार में आ रही है, ये भी जांच का विषय है। नीरज मेहरा, जयपुर, एवन टीवी। तो देखा आपने किस तरह से नोटबंदी का बाजारों में असर है और इससे आम आवाम परेशान है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं राजस्थान खाद्य व्यापार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री महेश मिश्रा जी, महेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा गुप्ता जी आपसे, गुप्ता जी क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ कहा ही जा रहा है कि इसका कोई खास असर बाजारों पर अभी तक नहीं पड़ा है, आपका क्या मानना है, कितना कारोबार प्रभावित हुआ है इन पिछले 15-17 दिनों में? देखिए, बड़ी विडंबना है। बाजार में किसी भी दुकान पे कोई ग्राहक दिखाई नहीं देता और फिर भी कोई अलग से चश्मा लगा करके ये कहे कि बाज़ार पे कोई असर नहीं पड़ा है, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो मैं, चूँकि कृषि से संबंधित मेरा कारोबार है और मैं अध्यक्ष भी उसी क्षेत्र का हूँ, उस पर विवेचन करना चाहूँगा। मंडियाँ हमारे जैसे राजस्थान है, राजस्थान में 247 मंडियाँ हैं, 160 मंडी बिल्कुल बंद है और जो बाकी बची हुई थोड़ी थोड़ी चल रही हैं वो भी आंशिक रूप से है। 1700 करोड़ के करीब हमारा रोज़ का टर्नओवर होता था, वो घट कर के 100 और 125 करोड़ रुपया रह गया है। हमारे जो व्यापारी अगर की बात करें, जो सीधे सीधे व्यापार से जुड़े हुए हैं, वो तो केवल 10,000 हैं, परंतु उनके साथ में अगर उनकी आत्मनिर्भरता की बात करें तो एक बहुत बड़ा
अमला हमारे साथ है, 3.5 लाख हमारे साथ हैं मजदूर, गुमास्ते, मुनीम, और सब के सब बेरोजगार। कुछ को तो समझ लीजिए कि हमारी दुकान पे अगर मान लीजिए सर्विस कर रहा है तो उसको सर्विस तो हम उसको तो तनख्वाह देंगे। बाकी और जो लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर समझ लीजिए, रोज़ जो करते थे और रोज़ अपना खाते थे, वो सब बेरोजगार बैठे हुए हैं और उनके पास में नित्य का रोज का खान पान की भी व्यवस्था बड़ी कमज़ोर हो गई है। ऐसे में किसान भी बहुत बड़ा परेशान है। किसान क्यों परेशान है कि माल लेकर आता है, कहता है कैश दीजिए, हम कहते हैं कैश नहीं है, कैश अवेलेबल नहीं है, कैश जब तक बैंक देगी नहीं हम आपको नहीं दे पाएंगे। हम कहते हैं भाई चेक ले जा, तेरा खाता है कि साहब चेक तो मैं नहीं लूँगा। क्यों नहीं लेगा? कि मुझे ये देनदारी देनी है, ये चुकाना है, ये चुकाना है, मैं कहाँ बार बार कैश लेने जाऊँगा, और कैश लेने अगर बैंक में जाऊँगा भी तो मुझे एक लिमिटेड राशि वहाँ से मिलेगी, तो वो उससे मेरा काम चलेगा नहीं, तो इसलिए मैं मेरी फसल अभी नहीं बेचूँगा। फिर वो होता क्या है कि कुछ असामाजिक तत्व वहाँ भी अग्रसर हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, तो औने पौने दाम में किसान का माल खरीदते हैं और इधर उधर बाजार में ठेलते रहते हैं, और उसको ऐसे समझ लीजिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अब किसान की ठगाई होना चालू हो गया है, क्योंकि भाव वो उनसे निर्धारित नहीं कर सकता, मंडी चालू नहीं है, मंडी चालू नहीं है तो भाव कहीं से निर्धारित हो, तो ऐसी स्थिति बन गई है। अब आम जो हमारा व्यापारी है, व्यापार कहाँ से चालू होता है? माइक्रो जो ट्रेडर है, एक गांव में बैठा है या अपनी बस्ती में बैठा है या गलियों में बैठा है, जो ट्रेडर है, मोदी की जिसकी दुकान जिसको बोल दीजिए, जो सारी चीज़ें एक उपभोक्ता को अवेलेबल करवा देता है। कंज्यूमर की जेब में पैसा नहीं है तो वो कंज्यूमर उसको देता नहीं है, वो नहीं देगा तो होलसेलर या सेमी होलसेलर के पास में कोई पैसा नहीं आएगा। अब इसी से जुड़ जाती है दाल मिलें, तेल मिलें और आटा मिलें। देखिए जैसे मंडी में माल आया, अगर थोड़ा बहुत आया भी तो दाल मिल पे गया तो दाल मिल वाले से कहता भैया तू चेक दे, पर वो चेक देने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि उसके बैंक में अकाउंट में पैसा ही नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा? उसी माइक्रो या जो सम लेवल का एक दुकानदार है, वहाँ से जब कंज्यूमर पैसा डालेगा, कंज्यूमर उसको पैसा देगा, तब उसके पास पैसा आएगा तो दाल मिलें चलेगी। दाल मिल के ऊपर, तेल मिल के ऊपर और जिनिंग फैक्ट्रियों के ऊपर कुल मिला करके 1,25,000 लोग आधा आश्रित हैं, और वो सारे के सारे बेरोजगार गए। आज तकरीबन हमारी दाल मिलें, तेल मिलें, जिनिंग फैक्ट्रियाँ, आटा मिलें, सब बंद पड़ी हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी नागवार होती जा रही है कि आखिर ये फसल जो आनी थी, कितनी फसल आनी थी? 8 लाख टन मूंग आना था, 4 लाख टन उड़द में मोठ आना था, 1,75,000 टन उड़द आना था, और 75,000 टन चौड़ा आना था, 67,000 टन बाजरा आना था, 20,000 टन मक्का आनी थी, 10,000 टन ज्वार आनी थी। ये सब इसी खरीफ की फसल में आते हैं। 8 लाख टन सोयाबीन आना था। ये कोई बाजार में नहीं आने के कारण हमारी 6 महीने की जो आड़त है, वो आड़त बिल्कुल एकदम मृत प्राय हो गई। ऐसे समझ लीजिए कि अब हम तो उस सैया पर हैं जहाँ कोई, अगर कोई हम संजीवनी ला के देता है, मान लीजिए कोई कहता है कि साहब आज आपके एक गाड़ी उतर गई, मतलब 10 दिन में, 5 दिन में, तो हम सोचते हैं कि भगवान कोई देवता आ गया है। तो ये स्थिति हमारे बाजार की अभी हो रही है। बाकी बाजारों की अगर मैं बात आपको रोकना चाहूंगा, मुद्दा गर्म में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप बीमारी से परेशान हैं? क्या आपको है सही इलाज की तलाश? नहीं मिल पा रहा है दर्द से आराम? हम लाएंगे आपके घर तक A1 टीवी का नया और अनूठा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, शनिवार और रविवार शाम 5:30 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर। कला, संस्कृति, गीत संगीत, नृत्य और कविताओं जैसे कई रंगों से सजा इंद्रधनुष देखिए शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार रात 10:30 बजे। प्रदेश के कस्बों और ढाणी की हर हलचल, हर खबर, नगर नगर, डगर डगर, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे
और मंगलवार से शनिवार सुबह 7 बजे। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। हम बात कर रहे थे बाजारों में नोटबंदी का असर। मिश्रा जी मेरे साथ हैं। मिश्रा जी, जिस तरह की बात गुप्ता जी ने कही है कि एक तरह से व्यापार चौपट हो गया है, जो छोटे लेवल पे जो किराने की दुकान है उससे लेकर जो दाल मिल है, तेल मिल है, बड़ी फैक्ट्रियाँ, आड़त है, मंडियों में कारोबार ठप है और लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मिश्रा जी, मैं एक जानकारी चाहूँगा कि आपको लगता है आज भी जो हमारे किसान है उनके 100% खाते बैंकों में है? क्या जो मजदूरी करते हैं, जो 2 वक्त की रोटी अपना ठेला चला के, रिक्शा चला के, उनके खाते क्या बैंकों में हैं? और यदि इन लोगों के खाते नहीं हैं तो ऐसे लोगों के सामने, क्योंकि जब रोजी रोटी भी नहीं है और जो कुछ कमाया था वो अपना जमा नहीं करा पा रहे, चयन नहीं करा पा रहे, तो ये कितनी बड़ी समस्या मानते हैं मिश्रा जी? देखिए, मोदी सरकार आने के बाद बैंकिंग व्यवस्था में जो बैंकों को जो काम करना चाहिए वो सारे का सारा ध्यान सरकार की योजनाओं में जा रहा है। जितने तरीके के खातों की खोलने की घोषणा की जा रही है, जनधन योजना, प्रधानमंत्री की पेंशन योजना, जितनी भी योजना है, भामाशाह योजना, ये सारी योजनाओं में बैंक कर्मचारियों को उसी में ही व्यस्त रखा जा रहा है। मूलतः मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ये हमारा नारा था कि आज भी देश की 50% जनसंख्या बैंकों से अछूती है, बैंक के बारे में नहीं जानती। मोदी जी ने उस हमारे जो स्लोगन को लिया और उसके अंदर ये खाते खोले, और मोदी जी विदेशों तक भी जाके कहते हैं कि बैंकों में 18 करोड़ इस देश के लोगों के खाते खुल गए हैं। इधर खुल गए हैं, इधर बंद हो गए हैं। बैंक तो अर्थ से चलता है, जिसकी जेब में पैसा ही नहीं है वो बैंक तक कैसे जाएगा? जाएगा तो किराया भाड़ा खर्च करेगा और उसको मिलना कुछ है नहीं। ऐसी स्थिति में अब ये अचानक जो मोदी जी ने जो घोषणा की है, क्या सोच के की है? किसके पास काला धन, कहां से काला धन, कैसे निकलेगा काला धन, कौन लेकर के बैठा हुआ काला धन? लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पब्लिक और बैंक एम्प्लॉइज के बीच में एक ऐसा टकराव पैदा कर दिया, बैंकों के ऊपर इतनी भीड़ ला करके खड़ी कर दी कि सरकार तो हाथ खड़े करके, और सरकार तो बैठ गई, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। ना सुरक्षा की व्यवस्था है, ना कोई आज कर्मचारी कहां से, आज छोटे छोटे कामों के लिए जनसंख्या की गणना हो, मकानों की गणना हो, भेड़ बकरियों की गणना हो, किसी चीज़ का भी हो, टीचर्स को लगा दिया जाता है। लेकिन आज अगर मोदी जी किसी भी फार्म में अगर 4-4 हज़ार, 4.5 हज़ार अगर उसमें दिलाते हैं, और अगर राज्य कर्मचारियों का अगर हमारे को सहयोग होता है, क्योंकि बैंकों में इतना आज स्टाफ नहीं है, जो स्टाफ हुआ भी करता था आज वो स्टाफ नहीं। चपरासी भर्ती किए 20-20 साल हो गए हैं, कैजुअल लेबर रखी जा रही है, आउटसोर्स करके रखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बैंकों ने, मैंने तो 47 साल के मेरे ट्रेड यूनियन जीवन में पहली बार इस तरीके का मैंने वो देखा है, वातावरण देखा है कि बैंक कर्मचारी फिर भी पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। आज स्थिति ये है, मैं आपको इससे ज़्यादा क्या बताऊंगा। आज ही मेरे पास एक टेलीफोन आया, एक बैंक के कर्मचारी ने आज ये कह दिया, किसी बता दिया कि मेरे डीजीएम का नंबर ये है, क्योंकि वो भीड़ पड़ रही थी ब्रांच के सामने, आज तोड़ा फोड़ी हो रही थी, और उन्होंने कहा आप अपने डीजीएम का नंबर बता दीजिए। डीजीएम का नंबर बता दिया, डीजीएम से उसने बात कर ली, डीजीएम ने कहा उसी ने जिसने आपको नंबर बताए उससे बात करा दीजिए। और आप देखिए कि नंबर, उससे बात करने के बाद उसको कहा मेरा नंबर कैसे दे दिया, उसको आज 300 किलोमीटर आज उसका ट्रांसफर कर दिया। महिलाएं देर रात तक अपने घर जा रही हैं। जयपुर के आसपास जो महिलाएं काम करती थी, शाम को अपने घर आ जाती थी, उनके माता पिता चिंतित हैं। यहाँ तक कि जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, फीडिंग कराने के लिए आज उनके परिवार आज ब्रांच में बच्चों को ले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक के पास पैसा नहीं, ब्रांचों में पैसा नहीं आ रहा, और जब ब्रांचों में पैसा नहीं आ रहा तो ये केवल बाहर मोदी समर्थक या मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, काला धन निकाल के आ जाएंगे, ये हो जाएगा। बाकी आज की तारीख में भी आज भी बैंक में बुला रखा है, चेस्ट कल खाली कर दी, जितने पुराने नोट 500 के 1000 के हैं उनको भेजा जाए, और कल 500 और 2000 के नोट बैंकों में आएंगे। इस तरीके का जो मैंने सुना है वो मैंने आपके सामने बताया। मिश्रा जी, क्या लगता है, आपने कहा कि जैसे जनधन योजना के जो खाते खुले हैं, लेकिन उसमें भी जिस तरह की बाध्यताएं अभी लादी गई है, कहा गया है कि 50,000 से ज़्यादा अगर आप पैसा आप जमा कराएंगे तो आपके पास एक नोटिस जाएगा, और नोटिस के डर से जो लोग जिन्होंने अपनी पूंजी जमा की थी, क्योंकि जो खाता तो उनका बिना पैसे के खुल गया था, जीरो बैलेंस पे खुल गया था, लेकिन उनके जो खाता खुलने के बाद अभी जो उन पर दबाव डाला गया है कि यदि वो
50,000 से ज़्यादा जमा कराते हैं तो उनसे पूछताछ की जाएगी, और इस डर से लोग उस खाते में भी पैसा जमा नहीं करा रहे हैं। क्या सच है ये बिल्कुल सच है कि आज जहां जिनके पास पैसा है, देखिए पैसा दो तरीके से, मोदी जी जहां काला पैसा काला धन निकालना चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूं बैंकों का 13 लाख करोड़ रुपया डूबत खाते हैं। आज एक अकेला मालिया 9,000 करोड़ रुपया लेके चला गया। बड़े बड़े सेठों के तरफ आज भी, कॉर्पोरेट्स की तरफ आज भी बकाया है, लेकिन आज वो पैसा लाने की चिंता नहीं है। आज उनकी मोदी जी ने उनको, ये समय था, अरे ब्याह शादी का समय, मध्यवर्गीय परिवार ने इधर से उधर से करके और आज अगर पैसा इकट्ठा किया है और आज वो बच्ची की शादी करने के लिए निकल रहा है, उसने ज़्यादा से ज़्यादा जगह के लिए पैसा एक एडवांस दे दिया, बाकी सारी चीज़ों के लिए आज वो मार्केट में जा रहा है। मार्केट की स्थिति गुप्ता जी ने अभी आपके सामने रखी है। मार्केट के अंदर जाए तो जाए कैसे? बैंक अभी 2.5 लाख रुपया, मेरे पास कल एक टेलीफोन आया कि आज 2.5 लाख ब्रांच में नहीं आया, तो 2.5 लाख दे कहां से उसको? 2,500 रुपए दे करके छुट्टी करते। तो ये आज स्थिति जो चल रही है, और जिन्होंने जनधन योजना के तहत जो खाते खुलवा करके उनमें लोगों ने डाले हैं, और अगर सरकार ने पूछ लिया तो वो बेचारा गरीब आदमी यही कहेगा मेरे को तो उसने पैसे दिए थे, मैंने इसमें डाल दी। ये सरकार सिखा रही है, सरकार सिखा रही है। गुप्ता जी, मेरा एक अहम सवाल है कि जिस तरह की बात कही जा रही है कि खाते नहीं है लोगों के, क्योंकि आपके पास भी जो श्रमिक है वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है और ज़्यादातर लोगों के सुबह कमाओ शाम को खाने वाली स्थिति है। उन लोगों की क्या स्थिति है, क्योंकि उनके भी खाते नहीं है, और उन्होंने जो अब तक जो कमाई होगी वो किस तरह से अपने बच्चों का, उनके बच्चों की शादी ब्याह के लिए उन्होंने जोड़ा होगा, घर परिवार मकान बनाने के लिए उन्होंने जोड़ा होगा, उनकी क्या स्थिति है, क्या किस तरह के हालात का सामना उनको करना पड़ रहा है गुप्ता जी, क्योंकि आप उनके नज़दीकी से देख रहे हैं, उनकी यूनियनों से भी आपका सीधा संपर्क है। देखिए, एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक नोड़ाराम है मजदूर हमारे, जो मंडी में बोरियां लादने का काम करता है। उसकी अभी ये जो देवउंडी ग्यारस थी, इस पर उसकी बच्ची की शादी थी। उसने कहीं से उधार करके, कहीं से ला के, कहीं कर करा करके सारे निकाल के 3 लाख रुपए अपनी बच्ची की शादी के लिए इकट्ठे किए, और 9 तारीख को आ गया फरमान कि साहब ये आपके 1000 के नोट और 500 के नोट ख़त्म। अब अमूमन जो छोटा आदमी कैसे जैसे करकरा के लेके आया है, वो उसी समय कभी किसी, मान लीजिए सामान भी लाएगा मोदी के यहाँ से, कोई दूध वाला भी इंतज़ाम करेगा, कोई छोटा मोटा टेंट का भी इंतज़ाम करेगा। ये सारे इंतजामात उसके दरे के दरे रह गए, और दोनों पति और पत्नी बैठ करके रो रहे थे कि आखिर करें क्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उनके अब मिलने वाले जुलने वाले जो भी आए, जो धीरे धीरे अपने सब अपने अपने रास्ते चले गए। वो कुल मिला करके ऐसा समझ लीजिए कि वो लड़के वाला समझदार था। उसने कहा भाई तू लड़की के फेरे करा दे, हमको तो कोई जीमना है न कुछ जीमना है, आप निश्चिंत रहो, हमको खाली फेरे करा दीजिए। पर ऐसे नोलाराम को जो समधी मिला है, ऐसे कितने समधी होंगे इस समय में? एक ये बड़ी सोचनीय और विचारणीय विषय है। तो कितनी शादियां टूटी तो क्या लगता है बाबूलाल जी, बिल्कुल जो निचले स्तर पे जो व्यापार है वो चौपट हो रहा है, क्योंकि जो अब जो छोटी छोटी कॉलोनीज में जो दुकानें हैं किराने की, उन पर, क्योंकि वो किराना स्टोर भी एक लिमिट तक उधार दे सकता है, लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, उनके पास वो नहीं है, और फिर सबके पास अकाउंट्स नहीं है, क्योंकि जो भी आदमी चाह रहा हो चेक से भुगतान करना चाह रहा है, तो उनके सामने बड़ी समस्या है। नहीं, देखिए, मैं आपको इसमें एक अलग बात बताना चाहता हूँ कि पैसा, मैंने अभी पहले कहा कि जनरेट कहाँ से होगा, अल्टीमेटली कंज्यूमर से आएगा। कंज्यूमर से पैसा आएगा तो रोटेशन घूमेगा। 10 दिन 5 दिन तो रोटेशन चलो, किसी के पास नहीं हुआ, उधार देने से, इससे दूध वाले को भी कह दिया भाई हाथ जोड़ करके यार तेरा 5 दिन बाद में दे देंगे, 10 दिन बाद में दे देंगे। सब्जी वाले को भी समझा दिया, आटे पे चक्की पे पिसाने गए तो उसको भी समझा दिया, सैलून वाले को भी समझा दिया, इसको भी समझा दिया। पर 10 दिन के बाद में क्या उसको जहर थोड़ी खिलाएं, तब तो उसको पैसे देने ही पड़ेंगे। अब बैंक से पैसा लाने के लिए है नहीं, क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं है। पैसा कहाँ से देगा? अभी तो हमने तो सुना है साहब, शाही आ रही है चाइना से, पेपर आ रहा है जर्मनी से, वो छापेंगे करेंगे। मुझे पता नहीं है सही है कि गलत है, ये वार्ड साहब जो कैसे चलते रहते हैं इनका कोई भरोसा नहीं है। परंतु ऐसी खबरें भी एक आदमी को भ्रमित तो करती है, पर इसको पुष्ट भी करती है, क्योंकि बैंक को पैसा अगर रिजर्व बैंक समय पर दे देता, और बैंक ले आपने जमा किए कोई बात नहीं, आपने 5,000 करोड़ किए, 5 लाख करोड़ किए, अब 5 लाख करोड़ के एवज में आप 5 लाख करोड़ छोड़ने की स्थिति में रहते, या 4 लाख करोड़ छोड़ने की स्थिति में रहते, क्योंकि ये कैसे मान के बैठ गए कि आने वाला सिर्फ पैसा जमा कराने आएगा, और वो भी इसलिए आएगा कि आपकी मेक इन इंडिया चलाए,
और आपके बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनको पैसा देने के लिए चाहे। अभी मेरे साथी माननीय सम्माननीय मिश्रा जी बता रहे थे 13 लाख करोड़ वो लोग बैठे हुए हैं, और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योग वाले हैं, एमएसएमई वाले हैं, उनको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लेने में तो पूरे टाँके खुल जाते हैं बैंक से उधार लेने में ही। तो ये आप देखिए कि उनको कोलेटरल चाहिए, उनको फलाना चाहिए, गारंटी चाहिए, ये चाहिए। और इस स्थिति में अगर मोदी जी ये स्कीम लेकर के आए तो इनका प्लान क्या है वो तो भगवान जाने, मोदी जी जाने। पर मैं तो इतना कह सकता हूं कि एमएसएमई का बैठा हुआ ट्रेडर, उसका इंडस्ट्री सब कुछ तबाह हो चुकी है, और वो इस कगार पर है कि वो कब सांस लेगी कि नहीं लेगी, उसका ऑक्सीजन उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं जी एक अहम सवाल आपसे कि जिस तरह की ट्रेड जो है फेल हो रहा है, व्यापार विफल हो रहे हैं और परेशान है क्योंकि एक तरफ लाखों करोड़ रुपया बड़े व्यापारियों में है और वो वसूल नहीं कर पा रहा बैंक, दूसरी ओर अभी जो मामला आ रहा है कि कुछ बैंकों में लिमिटेड, सभी बैंकों में एक लिमिटेड राशि देने की तय हुआ है कि 4,000 देंगे, 2,000 देंगे, इसके बावजूद जो मोटा धन है वो बाहर आ रहा है। कल भी दिल्ली में जैसे कि 3.5 करोड़ रुपए नई मुद्रा पकड़ी गई है, उसमें बैंक कर्मियों पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। क्या कहानी लगती है? कहीं न कहीं लगता है कहीं बैंक कर्मचारी भी मिली भगत इसमें कहीं न कहीं कर रहे हैं और जो 2 नंबर का पैसा था उसको 1 नंबर में बदलने में लगे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक बैंकों के माध्यम से, पहली बात तो रिजर्व बैंक से जो पैसा आया वो पैसा छुपा हुआ नहीं है और इतना पैसा नहीं आया। फिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है महेश जी? क्योंकि जो जिस तरह का पैसा पकड़ा गया है बाजारों में भी जो है 1 लाख का 40,000 काट के लोग भुगतान कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले एक कोऑपरेटिव बैंक को, जो अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक ने जो पैसा दिया था, आज उसके ऊपर ही सवालिया है कि जिस बैंक के अंदर जितने अकाउंट नहीं है उससे ज्यादा वो पैसा कैसे चला गया। तो उसके वहां तक तो एक प्रश्न चिन्ह उठता है। बाकी मैं जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मैं ये मान सकता हूं कि एक आईडी को कई बार काम में ले लिया होगा, क्योंकि कई बार आधार जुड़ गया, कई बार लाइसेंस जुड़ गया, कई बार पैन नंबर जुड़ गया, ये तो मैं मान सकता हूं। बाकी यहाँ ये नहीं है कि किसी का जहां एक साथ एक मुश्त पैसा रातों रात कहीं बदल दिया। आज स्थिति हमारे सामने ये है कि बैंकों की जहां गांव में ब्रांचें हैं, एक ग्रामीण बैंक तक जाना ही नहीं, उसको नहीं आता, ना वो जाना चाहता, अपने छाती के नीचे लेकर के पैसे को लेकर के बैठा हुआ है। अपना जो बच्चा उसका बड़ा हो गया है उसको चिंता इस बात की है कि इसको पता लग गया कि मेरे पास 10-20 लाख रुपए है, ये डिमांड कर देगा, घोड़े की गाड़ी की कहीं डिमांड कर देगा, भाई भी मांग लेगा। लेकिन अब वो गांव में लेके आ रहा है और वो मुझे टेलीफोन कर रहा है, तुम्हारा मैनेजर पैसे जमा नहीं कर रहा। एक बुढ़िया भेड़ बकरी चराने वाली, आज उसके पास 50-60 हजार रुपया। मैं कल चौमू में शादी में गया था, वहां मेरे को मैनेजर बता रहा था, आ गया ना, उसके पास पैन नंबर है, ना उसके पास आधार कार्ड है, ना उसका कुछ है। तो वो बेचारी आज उसके पास क्या, वो काला धन है। तो ये इस तरीके से जहां आज जिनको परेशानी में डाल दिया, इस जो भी आज ये घोषणा करके मोनेटाइजेशन के लिए महेश जी कितना दिन लग सकता है? क्योंकि जो व्यवस्था है उसमें ये व्यवस्था पटरी पर आने में कितना समय लगेगा आपको लगता है? मुझे ऐसा है कि जो बैंकों के अंदर पैसा था वो पैसा 50 और 500 और 1,000 का नोट 75-80% वही नोट था, रिमेनिंग छोटा अमाउंट था। आज बैंकों के माध्यम से 10-10 के सिक्के भी बटे, बैंकों के माध्यम से वो कट नोट, सोल्ड नोट जो कि रिजर्व बैंक में जाकर के बदलवा करके फिर बैंक में काम आने चाहिए थे, रिजर्व बैंक ने कह दिया इन्हीं को ही बांट कर, इन्हीं को इनसे पैसा दे दीजिए। किसी को 1000 दे दिया, किसी को 500 दे दिया। वो गड्डियां जो कि दीपावली पे कर्मचारियों को भी नहीं मिलती थी, आज उनको भी किसी को 10 की गड्डी दे रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं तो 10 गड्डी दे दी। वो कहते मैं 10 की क्या करूंगा। तो स्थिति यह है कि कल तक खजाना इन्होंने बहुत सी जगह ये सोच करके कि कल, अब संडे है, शनिवार तक इसको खाली करके बड़े नोट रिजर्व बैंक में भेज दीजिए और संडे को रिजर्व बैंक से पैसा 2000 और 500 रुपए का हर उसमें चेस्ट ब्रांच में आएगा। इस तरीके की समय अभाव है। बाबूलाल जी, मैं अल्प समय में जानना चाहूंगा कि ये आपका जो ट्रेड है, व्यापार है, कितने दिनों में पटरी पे लौट जाएगा? देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर मैं जैसे कृषि की बात करूं तो 6 महीने तो गए हमारे। ये जो खरीफ की फसल थी ये हमारी गई, आड़तें चौपट हो गई, और हमारा जो एक नियमित ये रहता है भाई इससे खर्चा चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये तो हम बर्बाद हो गए। पर और ट्रेड की भी अगर बात करें तो 6 महीने पहले 7 सप्ताह की बात तो यही करते हैं कि भाई 7 सप्ताह से पहले तो हम आपको पूरी मनी जो है दे ही नहीं पाएंगे। तो 7 सप्ताह का मतलब 2 महीने की बात तो इन्होंने ही कर ली। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि इनका मार्च, अगर 31 मार्च भी ये सही सलामत निकाल दें
तो बहुत बड़ी बात होगी। और ट्रेड पटरी पे आने में तो 6 महीने से कम लग नहीं सकते। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ट्रेड इससे कम में तो मुझे नहीं लगता है। और 1 महीना अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी अगर मान लीजिए डिस्टर्ब नहीं होती, और ये तो डिस्टर्ब क्या हुई, बंद हो गई ना, जिसको कहते हैं धननाश, वो धननाश। मुद्दाग्रह में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक आप लोग दीजिए इजाजत। आप दोनों हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।